को ही दिशा दे रहा है 3 से 6 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 9, एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पे प्राइवेट स्पीच पे हर बार। क्वेश्चंस या टॉपिक सारे वही इंक्लूडेड हैं जो पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे अनटिल अनलेस सिलेबस में कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन ना हो जाए, ऐसा एकदम रातों रात बदल दें, वो इस बार तो हो नहीं रहा बिल्कुल भी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, यानी ये जो आपके लास्ट के पेडागोजी इन लर्निंग एंड पेडागोजी जो 10 नंबर की यूनिट है सीटेट में, उसका सवाल है ना। एक भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए क्योंकि टॉपिक सारे ही ऐसे हैं जिनसे सवाल आते हैं। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है, यानी इफेक्टिव टीचिंग, बेहतरीन टीचिंग, जो प्रभावी शिक्षण है उसमें क्या शामिल होगा। पहला है टेकिंग केयर ऑफ इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की सामवेगिक नीड्स का, उनके इमोशंस का, उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, यानी बच्चे कंफर्टेबल महसूस करें कि हाँ यार ये हमारा टीचर है, ये वाली मैम आती है तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि वो बच्चे के इमोशंस को इंक्लूड कर ले रही है, क्यों? उनके साथ अच्छा लगता है, किसी क्लास आपको अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि आप इंक्लूडेड फील कर रहे हो, कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप इमोशनली सेफ फील कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये टीचर बेइज्जती कर देगा 4 बच्चों में, है ना, या कुछ भी कह देगा। तो आपको क्यों पसंद है? क्योंकि इमोशनली सेफ महसूस कर रहे हैं आप, इमोशनल नीड्स आपकी केटर हो रही है बच्चे की, ठीक है। अडेप्टिंग करिकुलम एंड असेसमेंट्स टू द स्टूडेंट्स नीड्स, यानी वो टीचर जो करिकुलम और आकलन, यानी पढ़ाने के तरीके, एक्टिविटीज और टेस्ट करने के तरीके में भी चेंज लाए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग। अलग अलग बच्चे से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। एक बच्चा जब आपको पता है कि ये बोल के बहुत अच्छा सुना सकता है तो आप उससे ओरल टेस्ट ले लेंगे। एक बच्चा हो सकता है जिसको डिसलेक्सिया हो, उससे अलग तरीके से आप टेस्ट ले लेंगे, या उसको पढ़ाने के तरीके कई डिफरेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग बच्चों के लिए आप अडेप्ट कर रहे हैं, मेथड चेंज कर ले रहे हैं। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग फॉर पीयर इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतरीन चीज है पूरे टीचिंग सिस्टम में। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्म में देखना चाहें तो ये बेस्ट टर्म है कि लचीलापन होना चाहिए आपके मेथड्स में, पीयर इंटरेक्शन में जो ग्रुप कर रहे हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी, अगर 4 बच्चे हैं एक दूसरे के साथ नहीं चाह रहे, दूसरे ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, कर दो। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम, ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी ऐसे टर्म है जो 99% केस में आंख बंद करके काम कर जाते हैं। नहीं तो ये जो कीवर्ड वाला गेम है वो उल्टा पड़ जाता है कई बार, लेकिन रिजिड नेगेटिव ही मानेंगे हम इसको अगर नॉट ना लिखा हो पहले तो। एम्प्लॉइंग रिजिड क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, अगर आप एक ही तरीके से क्लासरूम को मैनेज करेंगे डंडा लेके या वॉटएवर जो भी वे है, तो वो तरीका सही नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं, जो कि सेकंड ऑप्शन आप लोग 85% लोग जवाब दे भी रहे हैं। जिसमें ज्यादातर लोग सही जवाब देंगे उसको मैं थोड़ा जल्दी में डिस्कस करके निकल जाऊंगी आगे से, यहाँ पे आंसर देख करके। जिसमें आप लोग फंस रहे हैं वो जो है आपका ज्यादा डिस्कस करेंगे उसको। देखो रिजिड नहीं होना चाहिए, एक ही मेथड या एक ही कठोर कक्षा नियंत्रण नहीं कि बस एक ही तरीका अपनाएंगे दूसरा तरीका देखेंगे ही नहीं, दैट इज नॉट द राइट वे। राहुल फोन मत चलाओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। अभी हमने वो पढ़ा था ना कि फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट से संबंधित या सोशल रियलिटी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो कहां बनते हैं, तो दिमाग में बनते हैं। अब सीधा सीधा पूछ लिया है आपसे कि बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंदर आता है या मेंटल डेवलपमेंट के अंदर आता है, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एनकरेज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। बच्चों में आपको उनके कॉन्सेप्ट्स के डेवलपमेंट को बेहतर कराना है कि उनके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से विकसित हों, है ना। इसके लिए क्या करना होगा? पहला है कीप पनिशिंग स्टूडेंट्स टिल दे मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। बच्चों को दंड देते रहो जब तक वो चेंज ना हो जाए। तो पनिशमेंट देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बच्चों को मुर्गा मुर्गी आंखें दिखाना अलाउड नहीं है, ये लीगली आप पे एक्शन हो सकता है ना। टीचर्स हैं अभी भी जो ये करते हैं, बट ये लीगली अलाउड नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस बात को बिल्कुल कंडेम करता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को मुर्गा मुर्गी बनाना, आंखें दिखाना, ये सब अलाउड नहीं है। तो आप पनिश करके कोई भी कॉन्सेप्चुअल चेंज या कोई भी अच्छा काम पनिशमेंट से तो नहीं होने वाला। वो बात अलग है, हमारा नेचर ऐसा बन गया है कि जब हम मतलब वो कहानी अलग है, लेकिन बच्चों को आपको ऐसे बड़ा नहीं करना है या उनको डेवलप ऐसे नहीं करना है। नहीं तो आप देखेंगे कि पनिशमेंट बहुत इफेक्टिव शामिल होती तरीका, कई बार प्रभावी तरीका शामिल हो जाता बन जाता है कि वो व्यक्ति जो इंडिया में ऐसे लिटा लिटा के रेड लाइट जंप करते हुए भागता हुआ रहता है, वही व्यक्ति दुबई में या सऊदी अरेबिया में जाकर के बहुत तमीज से जो है अपने व्हीकल चला रहा है और बहुत तमीज से सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो पनिशमेंट का डर काम तो करा देता है। चालान लगने लग जाए स्ट्रिक्टली, सब घर से हेलमेट लगा के निकलना शुरू कर देते हैं। जहां चालान नहीं है, छोटे शहरों में आप देख लो, बहुत सारे लोग अभी भी आपको बिना हेलमेट के देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो अगर आप देखेंगे यहां, तो वो एक बात है, क्योंकि वो हमने ऐसे ही बड़ा ही ऐसे कर दिया सबको। पूरा जो डेवलपमेंट की कहानी है, वहां माहौल ही ऐसा, कल्चर ही ऐसा बन गया कि पनिशमेंट के डर से लोग कुछ करते हैं। लेकिन आइडियली ये होना नहीं चाहिए। अगर आप बच्चों को ठीक से विकसित कर रहे हैं, सही माहौल दे रहे हैं, तो पनिशमेंट की उसमें कोई जगह नहीं है। स्पेशली कॉन्सेप्ट्स का निर्माण या कुछ भी अच्छा पनिशमेंट के माध्यम से नहीं आएगा। ये मान के चलना है एज अ टीचर, आपको पनिशमेंट से दूर रहना है।
गेटिंग चिल्ड्रन टू फॉरगेट ओल्ड कॉन्सेप्ट्स एंड लर्न न्यू वंस बाय रोट मेमोराइजेशन, रटंत विद्या चलंत नाही, रट्टा लगा के कुछ भी याद नहीं करवाना है। मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम, बच्चे को एक्टिविटी करके सिखवाना है, तो ये भी हट जाता है। सी ऑप्शन जो कि आप लोग 86% लोग दे भी रहे हैं जवाब, गिव अ वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू यूज रीजनिंग। बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, और बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव यही लग रहा है। अभी फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है, रिवॉर्डिंग स्टूडेंट्स ईच टाइम दे मेक अ कॉन्सेप्चुअल चेंज इन देयर स्कीमा। अगर वो अपने दिमाग में, स्कीमा मतलब जो उनका मेंटल स्ट्रक्चर है ना, जो उनकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, पियाजे ने इस वर्ड को यूज किया, बनाया तो मतलब इसको दिया तो अलग कहानी है, वो आपके जेरोम ब्रूनर ने था, बट पियाजे की थियरी में ये खूब यूज होता है। तो रिवॉर्ड करते रहना, अगर हर बात पे आप एक रिवॉर्ड देते रहोगे, ले बेटा टॉफी, एक सवाल सही कर दिया ले बेटा टॉफी, बेटा के लिए टॉफी ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो कॉन्सेप्ट या वो सवाल करना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। दूसरी बात, एक समय ऐसा आएगा जब वो कहेगा बहुत टॉफी खा लिया, मुझे टॉफी चाहिए ही नहीं, जाओ बैंड बजाओ, तो आप क्या करेंगे? तो हर चीज में अगर रिवॉर्ड पनिशमेंट का ही हम यूज करते रहेंगे तो वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। कई बार शुरुआत कराने के लिए किसी चीज की रिवॉर्ड एक तरीका हो सकता है कि आप अपना रहे हो, बट इट इज नॉट अ लॉन्ग लास्टिंग वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग और टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इनाम दे करके या पनिशमेंट दे करके या रट्टा लगवा करके, नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, और बच्चा एक्टिव है थर्ड ऑप्शन में कि आप उदाहरण दीजिए बच्चे को, और गैर उदाहरण, नॉन एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल क्या है, इससे क्लैरिटी मिलती है। आपने बताया ये बर्ड्स के उदाहरण हैं, यानी पक्षियों के उदाहरण में आपने बताया तोता, मैना, कबूतर, फलाना, ये सब गौरैया, ये सब क्या है, बर्ड्स हैं। आपने नॉन एग्जाम्पल में बताया देखो ये हेलीकॉप्टर जा रहा है उड़ते हुए, लेकिन ये बर्ड नहीं है। तो गैर उदाहरण जो है वो इनडायरेक्टली क्लैरिटी ला रहा है उस कॉन्सेप्ट में। तो इस ये एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों देना जरूरी होता है क्लैरिटी के लिए। और बच्चों से डिस्कशन अगर आप करा रहे हैं, रीजनिंग तर्क का अगर वो यूज कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट उनके बेहतर होंगे, कि चर्चा कर रहे हैं। जब हम पियाजे के क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं, भाई ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है ये, ना कि सोशल डेवलपमेंट जो हम शुरुआत में क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। या सारे ही क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन ही तो कर रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बेहतर हो। तो आप भी एक्टिव, मैं भी एक्टिव, तो टीचर स्टूडेंट जहां एक्टिव, बेहतरीन लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं है, कौन सी गिफ्टेडनेस वाले बच्चे की, यानी वो बच्चा जो मेधावी है, वो बच्चा जो गिफ्टेड है या प्रतिभाशाली है ना, देश के लिए धरोहर है, या मैं कहूं एसेट है। ठीक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टाइप लोग, या फिर हम एल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें जिनका आईक्यू इतना ज्यादा था। गिफ्टेडनेस के कई तरीके हो सकते हैं पहचानने के, जिसमें से आईक्यू एक है ही, है ना। तो अगर हम देखते हैं यहाँ, हाँ भाई साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे, नहीं किया है तो ये सब मैं भूल जाती हूँ, याद नहीं रहता पढ़ाते समय, आप लोग कहते हो तो दिख जाता है, ठीक है। तो टीम को भी मोटिवेशन मिलता है उस चीज से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड विद गिफ्टेडनेस, भाई एक बच्चा जो मेधावी है उसका लक्षण नहीं है, नॉट, गिफ्टेडनेस का उदाहरण नहीं है। देखते हैं, यानी एक बच्चा जो हाई आईक्यू नहीं रखता या बहुत मेधावी नहीं है, कौन सा बच्चा होगा, पहचानना है आपको। हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, एसीसी से मैंने आपको याद कराया हुआ है, जो लोग नए जुड़े हैं अभी बता दूंगी। ठीक, हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या है, उच्च स्तर का समर्पित भाव या कमिटमेंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मांझी कि पहाड़ के सीने को चीर करके रास्ता बना देना है, कमिटमेंट है, कि पेपर तो निकालना है चाहे कुछ हो जाए, कमिटमेंट है ना। तो हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट बिल्कुल सही है। प्रेफर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क्स, हाँ गिफ्टेड बच्चे जो है कई बार खुद से इंडिपेंडेंटली काम ये बेहतर कर पाते हैं, लोगों के साथ मैनेज करने में कई बार दिक्कत हो जाती है। यानी इनको ऐसा नहीं है कि 4 लोग चाहिए, अरे बहन बाजार से सामान लाना है, तू भी चल, ये भी चल, वो भी चल। मैं देखती हूँ लोग हेयर कट कराने अकेले नहीं जा सकते हैं, है ना, उनको हर चीज में 4 लोग साथ चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है, 4 लोग साथ चाहिए, यारी दोस्ती सबकी होनी चाहिए, सारा कुछ सही है। बट अगर आप यही सोचेंगे कि कोई मेरे साथ होगा तब मैं काम करूंगी, तब मैं तैयारी करूंगी, तब मैं जीवन जीऊंगी, तब मैं नौकरी लूंगी, या मैं तो नौकरी अपने शहर में ही लूंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं और किसी स्टेट में, तो फिर आधा जीवन आपका गया तबाही में, है ना। फिर आप बिल्कुल पक्का है कि किसी ना किसी दिन आप इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे जिसकी हद नहीं है, ठीक है ना। तो ये प्रेफर करते हैं वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन टास्क, कि ज्यादा इंतजार में नहीं है कि कोई और आजादी के लिए लड़ेगा तब हम लड़ेंगे। अगर यही सोचा होता सबने, भगत सिंह ने और गांधी जी ने और सबने, तो फिर तो कोई नहीं लड़ता। एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, लोग तो बाद में साथ आते हैं ना, ये चैनल शुरू हुआ था तो अकेले ही शुरू हुआ था, आज ऐसे बहुत चैनल्स जो है इंस्पायर होकर के शुरू हो गए, सेम मेथड से पढ़ाते हैं लोग। तो अगर वो अकेले नहीं शुरू हुआ होता तो आप लोग भी साथ नहीं आते, सिंपल है। तो एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, यानी आपकी जो क्षमता है मल्टीपल ऑप्शंस को रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की, जब आप
किसी समस्या पे काम कर रहे हैं कि यार इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी समस्या के समाधान के 50 तरीके हो सकते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे तरीके आते हैं, क्रिएटिविटी का उदाहरण है। और गिफ्टेड लोग क्रिएटिव भी होते हैं। एंड ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, ये जो है गिफ्टेडनेस का लक्षण नहीं है। गिफ्टेड बच्चे बोर्ड महसूस करते हैं यदि बहुत बार सेम चीज रिपीट ही होती रहे तो, है ना। किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता, ये तो सही है, लेकिन ये देखो हिंदी में जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा, ये पता नहीं कैसी मिस्टेक है, एक बार आज उनको बोलना, टाइपिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। हिंदी में थर्ड ऑप्शन सही है और इंग्लिश में जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। एक ही काम को अनेक बार दोहराने की व्याकुलता, ये नहीं होती इनमें कि ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क मल्टीपल टाइम्स, बल्कि गिफ्टेड बच्चा या हाई आईक्यू वाला जो बच्चा है वो बोर्ड महसूस करेगा यदि आप बहुत इजी टास्क उसको देंगे क्लास में तो। इसलिए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स वाले क्वेश्चन आपको गिफ्टेड बच्चे को देने होते हैं ताकि उसको चैलेंजिंग टास्क मिलता रहे, और उसका क्योंकि दिमाग का लेवल ज्यादा है वो चीजें जल्दी कर लेता है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व कर लेता है। तो आपको उस लेवल के क्वेश्चंस, तभी आप देखते हैं गिफ्टेड बच्चा क्या है, ओलंपियाड में भी जा रहा है, कहीं और कॉम्पिटिशन हो रहा है वहां भी जा रहा है ना। क्योंकि अगर आप उसको सेम तरह का टास्क देते रहेंगे तो वो बोर्ड महसूस करेगा, उसको चैलेंज चाहिए। जैसे ये सिलेबस चेंज नहीं हो रहा तो थोड़े बहुत बोरियत तो सबको ही होती है भाई, मुझे भी होती है। तो अगर हम देखें, लेकिन काम है, ड्यूटी है, आप लोगों के लिए तो पहली बार है ना ये, आप लोगों का पेपर निकल जाएगा, सुकून है। तो अगर हम देखें ईगरनेस टू रिपीट द सेम टास्क, ये कोई गिफ्टेडनेस का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों हैं कि मल्टीपल तरीके ढूंढ लेते हैं किसी काम को करने का, इंडिपेंडेंस अच्छी खासी होती है, कमिटमेंट का लेवल हाई है, और 3 तरीके हैं ये ACC से आप पहचान सकते हो कि